मित्रों नमस्कार। लेखक अनुवादक अनामिका जी पर चल रहे एकाग्र की इस 13वीं कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कड़ी में हमारे साथ लेखक अनुवादक वंदना राग जी जुड़ रही हैं। मित्रों, वंदना राग अनामिका जी के सृजन संसार में एक भविष्यगामी राग पाती हैं। आज की इस कड़ी में वे उनके साहित्य, विशेषकर उनकी कविताओं को लेकर संवाद करेंगी। साथ में कुछ एक कविताओं का पाठ भी करेंगी। वे हम सबके बीच आए इससे पूर्व, चूंकि आज रागात्मकता की और अनामिका जी की कविताओं की बात हो रही है, तो ऐसे में एक कविता अनामिका जी की ही है, उसको पढ़ते हुए हम लोग वंदना राग जी के पास चलेंगे। मित्रों, वह कविता है क्षितिजल पावक। यह अनामिका जी के कविता संग्रह पानी को सब याद था में संकलित है। पूरी कविता नहीं पढ़ूंगा क्योंकि लंबी है, तो उसका एक छोटा सा अंश पढ़ते हुए हम सीधे आज के अपने वक्ता के पास चलेंगे। इस कविता में क्षितिजल पावक कविता में अनामिका लिखती हैं, बीच का एक अंश पढ़ रहा हूं। फिर भी जो अब तक हैं आत्मा के सहचर, फिर भी जो अब तक हैं आत्मा के सहचर, वे भी संबंधों का आकाश ही तो हैं। और भला क्या है? रिश्तों का पानी है आंसू, सुख में भी दुख में भी साथ बहे, रोके से नहीं रुके। संबंधों की आग है वे रगड़ घस, जो हम अपनों से कर लेते हैं रोज रोज, रूठने मानने कि वे अनंत सिलसिले, गर्मा गर्म वे बहस मुबाहिसे। रिश्तों की आग है यही, जिनसे सुलगता है ठंडा अलाब। संबंधों का ऑक्सीजन है वे साझा सपने, रिश्तों की माटी हैं उम्मीदें। कर देती हैं मटिया मेट यही, कभी खेलते खेलते तलवों पर धूल जो चढ़े, तो पूछ लेना तुम आंचल से, सोने के पहले वरना ये नींद में गड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा। कभी खेलते खेलते तलवों पर धूल जो चढ़े, तो पूछ लेना तुम आंचल से, सोने के पहले वरना ये नींद में गड़ेगी जन्म भर। कहते हैं वैद्यराज, मजे मजे में होना आकाश, मजे मजे में होना आकाश, होना अगन पवन पानी, पर माटी में पैर गोड़ने हो तो संभलना, पर माटी में पैर गोड़ने हो तो संभलना, थोड़ा निहुर जाना, थोड़ा निहुर जाना। तो यह कविता अनामिका जी की क्षितिजल पावक, उनके संग्रह पानी को सब याद था से। देखते हैं कि कितने सारे रंग इन पंक्तियों में आ जाते हैं। उतार चढ़ाव, निहुरना, झुकना, रूठना, मनाना, इस जीवन की पारस्परिकता की ये सारी क्रियाएं यहाँ पर सजीव हो उठती हैं। आज हम लोग अनामिका जी के साहित्य में इसी रागात्मकता की बात करेंगे। वंदना राग जी, आप जुड़ी हुई हैं? वंदना जी नमस्कार। वंदना राग जी नमस्ते। मित्रों, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है शायद उन्हें, मैं एक बार उन्हें फोन करता हूं।
हमारे साथ सरिता कुमार जी। हाँ, आ जाइए, वो ब्लैक हो गया है आपका स्क्रीन। एक बार कोई बात नहीं, एक बार फिर से निकल के फिर से आ जाएँ, कोई दिक्कत नहीं। जी, 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 उससे निकल के फिर से आ जाएँ। जी। हमारे साथ मित्रों सरिता कुमार जी। जी, स्वागत वंदना जी, ठीक है। नमस्ते। जी हाँ, नमस्ते बिल्कुल। नमस्ते। जी, जी, जी। तो मित्रों, आज की इस कड़ी के लिए हम वंदना राग जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने समय निकाला और अनामिका जी के साहित्य में जो जिस तरह के ये भाव हैं संबंधों को लेकर, संबंधों के उतार-चढ़ाव को लेकर, वह जो पूरी रागात्मकता है, जिसके बीच, जिसके साथ कहीं न कहीं मनुष्यता अ, उद्भासित होती है, आज इन सब पर चर्चा होगी। प्रसिद्ध फ्रेंच कवि ईव बोनफुआ ने कभी कहा था कि बड़ा कवि वह है जो एक मनुष्य की तरह पर्याप्त है। जैसे मनुष्यता ही पर्याप्त होना है, वैसे ही जब कवि स्वयं उस मनुष्यता को अपने भीतर लेके आ जाए अपनी कविताओं में, तो वह कविता भी, वह कवि भी अपने आप में बड़ा सिद्ध हो जाता है। वंदना राग जी, स्वागत। नमस्ते। बहुत धन्यवाद अर्पण जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जी, शुक्रिया। अनामिका जी, जितना के ऊपर जितना भी बोला जाए मुझे लगता है कम है। और बहुत कुछ ऐसा बोला जा चुका है जो शायद मैं बोलने वाली हूँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। लेकिन कुछ इतनी ज़रूरी बातें हैं अनामिका जी के सृजन संसार की, जिसको बार-बार रेखांकित करने की ज़रूरत है। और सब लोग जो उनके पाठक हैं, जो उनको जानते हैं, जो उन्हें पसंद करते हैं, जो उनके लिखे हुए को सराहते हैं, सबके लिए सबका अख्तियार है कि जो चीज़ उन्हें पसंद आए उसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। तो अनामिका जी का व्यक्तित्व जैसा सरल, सहज, आत्मीय, सबको जैसे कहते हैं ना कि वो भींच लेती हैं। जब भी उनसे मुलाकात हो, वो अपनी मिठास से सबको अपने भीतर भींच लेती हैं। और ऐसा लगता ही नहीं है कि हम उस बड़ी लेखक और कवि से रूबरू हो रहे हैं, जिसने तमाम तरह के करिश्मे अपने लेखन में किए हैं और इतने सारे बड़े-बड़े अवार्ड्स भी लिए हैं। फिर भी सबसे तारीफ़े काबिल जो उनकी बात है और याद करने की, उनसे सीखने की जो बात है, वो ये है कि वो हमेशा 2 चीज़ों पर बहुत ज़ोर देती हैं। वो सभी नए आने वाले लेखकों को मंच देने के प्रयास में लगी रहती हैं, उससे पीछे नहीं हटती हैं। और दूसरा, वो हर किसी को एक सम्माननीय दृष्टि से देखती हैं। उसके पीछे निसंदेह उनका अपना मिजाज, अपना तेवर, अपना कवि कर्म भी है। वो एक सेंसिटिव सोल है। और स्त्रियों को लेकर जिस भविष्यगामी स्वर की आपने संकेत किया, और मैं उनमें स्त्रियों को लेकर एक भविष्य का सपना निर्मित करना है जैसा भाव भी देखती हूँ। बहुत मेहनत करके वो सभी लोगों को जो अनदेखे रह जाते हैं, उनको सामने लाने का भी प्रयास कर रही हैं। और ये भी बहुत तारीफ़ करने वाली बात है उनके संबंध में कि वो सिर्फ़ पत्रिका जो रिटन वर्ड है, प्रिंट का माध्यम है, उस तक सीमित नहीं रहीं। और उनके साथ के बहुत सारे लोग उस तक सीमित रहे, लेकिन वो उस पे सीमित नहीं रही। भले ही वो सोशल मीडिया पे उनकी प्रेज़ेंस नहीं नज़र आती है, लेकिन वो बाकी लोगों के लिए एक मंच तैयार कर चुकी हैं, जहाँ पर उनका मानना है कि सब कोई आए और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए।
जिसको वो कोशिश कर रही हैं कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है बहुत सामाजिक प्राणी भी वो हैं और उसी सामाजिकता के चलते उन्हीं चिंताओं को, सामाजिक चिंताओं को लेकर उनके मन में जो हमेशा एक बेचैनी रहती है, उसी से वो इतनी सुंदर कविताएँ भी लिख पाती हैं। तो अमूमन माना जाता है कि जो लोग कथाकार हैं और गद्य लिखते हैं, वो कविताओं पर बात नहीं करते हैं। लेकिन मैं तो गद्यकार हूँ और कविता लिखना बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन कविता पढ़ने का बहुत आनंद उठाती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कविताओं का पाठ करूँ, कविता को पढ़ूँ और अपने अकेले समय में जब मैं अकेली होती हूँ और मुझे कुछ अच्छा पढ़ने का मन करता है तो मैं कविताएँ खूब सारी पढ़ती हूँ। इसी सिलसिले में मैंने अनामिका जी की कुछ कविताएँ चुन के रखी हैं, जिनका पाठ मैं अभी करूँगी और हो सकता है वो सारी कविताएँ निसंदेह सबने सुनी ही होंगी क्योंकि वो इतनी चर्चित कविताएँ हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि मैं जो बातें कहना चाहती हूँ उनके बारे में, वो इन कविताओं के माध्यम से ही व्यक्त होती हैं, इसीलिए मैं 3-4 कविताएँ भी पढ़ना चाहूँगी। सबसे उनकी जो लोकप्रिय कविता है जिसके ऊपर बहुत सारे वो भी बन चुके हैं कि इसमें बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह भी बनते हैं, जो स्त्रियां कविता है उनकी। पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्ची की फटी कॉपियों का, चनाजोर गर्म के लिफाफे बनाने के पहले। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उम्मीदें, देखी जाती है कलाई घड़ी, अल सुबह अलार्म बजने के बाद। सुना गया है हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसाठस भरी हुई बस में। अब इस पे मैं इस लाइन को दोबारा से पढ़ना चाहती हूँ। सुना गया है हमको यूं ही उड़ते मन से, जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने, सस्ते कैसेटों पर ठसाठस भरी हुई बस में। हम जानते हैं कि स्त्रियों को बहुत दिनों तक अपनी बात कहने के लिए न मंच मिले न आवाज मिली। धीरे धीरे पीढ़ियां जागृत होती गईं और कुछ कुछ ऐसे मंच स्त्रियों को मिलने लगे जिसकी वजह से वो कुछ अपना कह पाएं, चाहे वो पीड़ा हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो अपनी उधेड़ बुन हो, उसको स्त्री व्यक्त कर पाई। जिस समय ऐसा नहीं हो रहा था, उस बात को, उस इतिहास को रेखांकित करती है ये पंक्तियां। इसीलिए मैंने इन्हें दोबारा पढ़ा कि एक वक्त ऐसा भी था, शायद आज की स्त्रियां जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो पढ़ने वाली स्त्रियां हैं, या जो कुछ चैतन्य स्त्रियां हैं, जागरूक स्त्रियां हैं, नहीं जानती हैं कि जिस तरह ठसाठस भरी हुई बस में सस्ते कैसेटों पर गाने बजा करते थे। एक दौर वो भी था 70 के दशक का, 80 के दशक का, 70 तो इतना नहीं, लेकिन 80 और 90 के दशक में इस तरह बहुत हुआ करता था। आप छोटे से किसी कस्बे में ट्रैवल करते थे और उन बसों में सवार होते थे, तो ठसाठस भरी हुई बस में कोई गीत संगीत का आनंद नहीं उठा पाता था। यहाँ पर कितनी मारक बात कही गई है इन्हीं 2 लाइनों में कि जब हम आनंद नहीं उठा पाते, जब हम गौर नहीं कर पाते कि सस्ते कैसेट पे क्या गाना बज रहा है, तब हम यूं ही बस एक शोर की तरह या एक भुला देने वाली शय की तरह, बात की तरह हम उस बात को मानकर बस से उतर जाते हैं। ठीक उसी तरह स्त्रियों का अस्तित्व था कि उनकी बातों को यूं ही उड़ा दिया जाता था, बिल्कुल यूं ही मानकर कि इसका कोई मतलब, इसका कोई स्थायी अर्थ या वैल्यू नहीं है। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह,
एक दिन हमने कहा हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर। जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग। अब ये देखिए, इन्होंने कहा कि भोगा गया हमको जैसे बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। जो बहुत दूर के रिश्तेदार होते हैं, हम सब जानते हैं कि हम बस मैटर ऑफ फैक्ट की तरह उनके बारे में बातें करते हैं। हम कहते हैं फलाना जी को आज ये तकलीफ है, लेकिन हम उससे बहुत अफेक्टेड नहीं होते। और यही स्त्रियों का हाल था। और जब स्त्रियों ने कहा कि भाई रुको, पुरुषों को, बाकी समाज को कहा भाई रुको, हमें भी उसी तरह पढ़ो जैसे तुम सीरियसली विज्ञापन देखते हो, क्योंकि उस विज्ञापन को देखने में हम ज्यादा गौर फरमा रहे हैं रादर दैन हम स्त्रियों को अपनी ही स्त्रियों की बात सुनने में। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से टिड्डियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई ची ची, दुष्चरित्र महिलाएं, दुष्चरित्र महिलाएं। अब ये वाली जो पंक्तियां हैं, ये बार बार उसी बात पर आती हैं कि महिलाओं के अस्तित्व को उनके कैरेक्टर लेस होने में, चरित्र विहीन होने में, चरित्रहीन होने में और चरित्रवान होने के बाइनरी में ही हमेशा आंका गया, पढ़ा गया। कभी भी उनको एक, जिसे कहते हैं एक रेगुलर, जैसे एक पुरुष होता है जो किसी काम में बहुत अच्छा हो भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कमजोरियां भी हो सकती हैं, फिर भी उसे समग्रता में हम ना ही एक्सेप्ट करते हैं बल्कि हम उसे बहुत प्यार भी करते हैं। ऐसा स्त्रियों के साथ नहीं हुआ। स्त्रियों को हमेशा बाइनरी में देखा गया, ये सच्चरित्र महिला है और ये दुष्चरित्र महिला है। लिहाजा अनामिका जी कहती हैं कि जी सरपरस्तों के दम पर फूली फैली अगर धत्त जंगली लताएं, खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शगल है ये कहानियां और कविताएं। फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी हैं, कनखियां इशारे फिर कनखी, बाकी कहानी बस कनखी है। हे परम पिताओं परम पुरुषों, बख्शो बख्शो अब हमें बख्शो। और इसके बाद अनामिका जी साहित्यिक संसार पे टिप्पणियां करती हैं और कहती हैं हो सकता है ये उनका भोगा हुआ दुख हो सकता है वो जिस भगनीवाद की पैरोकार हैं, जिस सिस्टरहुड के बारे में हमेशा बात करती हैं, उनमें से बहुत सारी भगनियों ने, बहुत सारी बहनों ने, बहुत सारी स्त्रियों ने उनसे अपनी आप बीती कही होगी कि देखिए हमारे साथ यूं होता है, हमें हमें इस संसार में बिल्कुल वैसे नहीं माना जाता जैसा हम माना जाना चाहते हैं। तो ये चीज बहुत ही अजीब लगती है कि इतना कुछ होने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी स्त्रियों को ये बात कहनी पड़ रही है, ये बात बोलनी पड़ रही है कि अरे ये क्या हो रहा है, हम नहीं चाह रहे हैं, हम नहीं चाह रहे कि हमसे ऐसी बातें की जाए, हमें हमें इस तरह से नहीं तोला जाए। हम चाहते हैं कि आप हमें कहिए, हम हमें सराहिए, हमें मानिए, हमें कहिए कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। आप हमारे बारे में बातें कीजिए, आप हमसे इस तरह हर वक्त एक पैमाने पर रखकर हमारे लेखन को तोलिए, हमें मत तोलिए, हमें उन बाइनरीज में मत बांधिए, हमें मत कहिए कि हम क्या हैं। और क्यों नहीं कोई स्त्री किसी पुरुष के समान ही लिख सकती है, बोल सकती है, क्यों नहीं ऐसा हो सकता? हम क्यों नहीं ऐसा सोचते हैं कि ऐसा हम कर सकते हैं? क्यों ऐसा होगा कि हमेशा पुरुष ही बेहतरीन रचनाएं लिखेगा और हम नहीं लिख पाएंगे? ऐसा हो नहीं सकता। ये बात अनामिका अपने गद्य में भी कहती हैं।
जब वो आईना सास जैसा उपन्यास लिखती हैं। और अमीर खुसरो और उनके परिवार की जब वो गाथा लिखती हैं तो वहाँ भी स्त्री पात्र उनके उभर कर आते हैं, और वो भी उतने ही बड़े शायर हो सकते थे, हो सकते हैं, इसकी खूब टोह लेती हैं वो। और ये सिलसिला फिर उनकी इतिहास में जाने का, इसमें एक और कविता उनकी याद आ रही है। वो कविता है, उसको भी मैं पढ़ना चाहूँगी। आम्रपाली कविता है उनकी, और वो मुझे बेहद पसंद है क्योंकि वो एक इतिहास को खंगालती हुई कविता है। और उस इतिहास की आम्रपाली पे भी बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन आम्रपाली को भी जिस दृष्टि से इतिहास ने आंका है, क्योंकि वो एक रियल फिगर हेड थी, एक बहुत बड़ी इतिहास की नायिका थी, लेकिन उसे भी जिस तरह से लोगों ने एक उसको एक स्टीरियोटिपिकल ढंग से एक इमेज में बांधा है, उसकी पड़ताल भी, ये बहुत सुखद बात है कि आज बहुत सारे लोग कर रहे हैं, गद्य में भी कर रहे हैं और पद्य में भी कर रहे हैं। तो अनामिका की ये वाली कविता आम्रपाली, जो एक बहुत फेल्ट एक्सपीरियंस की कविता लगती है, क्योंकि आम्रपाली के क्षेत्र जहाँ आम्रपाली का अस्तित्व रहा है, वहीं की अनामिका भी है। तो वो कहती हैं, था आम्रपाली का घर मेरी ननिहाल के उधर उत्तर, आज भी हर पूनों की रात खाली कटोरा लिए हाथ गुजरती है वैशाली के खंडहरों से बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली। कितना मनोरम दृश्य है जो वो रच रही हैं। अगल बगल नहीं देखती, चलती हैं सीधी, मानो खुद से बातें करती। शरद काल में जैसे कमंडल व मंडल बनाने की खातिर पकने को छोड़ दी जाती है लतर में ही लौकी। अब ये बिम देखिए, ये पूरा कस्बों में जब आप जाएंगे, गांव में आप जाएंगे, तो लौकी जैसे उगती है और उसके बाद कमंडल बनाने के लिए जैसे उसे सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में ये बात है। और उसी दृश्य को ये आम्रपाली से जोड़ रही हैं। पक रही है मेरी हर मांसपेशी, खदर बदर है मेरे भीतर का हहाता हुआ सत, सूखती टटाती हुई हड्डियां मेरी मरे कबूतर जैसी, इधर उधर फेंकी हुई मुझ में सोचती हूँ क्या वो मैं ही थी, नगर वधु बज्जी संग के बाहर के लोग भी जिसकी एक झलक को तरसते थे। ये मेरे सन से सफेद बाल थे कभी भौरे के रंग के कहते हैं लोग, नीलमणि थी मेरी आंखें, बेले के फूलों सी झक सफेद दंत पंक्ति, खंडहर का अर्ध वस्त दरवाजा है अब जी, जीवन मेरा बदला बुद्ध मिले। बुद्ध को घर न्योत कर अपने रथ से जब लौट रही थी, कुछ तरुण लिच्छवी कुमारों के रथ से टकरा गया मेरे रथ का, धुर से धुर चक्के से चक्का जुए से जुआ, धुर से धुर चक्के से चक्का जुए से जुआ। लिच्छवी कुमारों को ये अच्छा कैसे लगता, बोले वे चीख कर, जे आम्रपाली क्यों तरुण लिच्छवी कुमारों के धुर से धुर अपना टकराती है। आर्यपुत्री क्योंकि भिक्षु आर्यपुत्रों क्योंकि भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध ने भात के लिए मेरा निमंत्रण किया है स्वीकार। जे आम्रपाली 100,000 ले और इस भात का निमंत्रण हमें दे। आर्यपुत्रों, यदि तुम पूरा वैशाली गणराज्य भी दोगे, मैं ये महान भात तुम्हें नहीं देने वाली। मेरा यह उत्तर सुन लिच्छवी कुमार, मेरा यह उत्तर सुन लिच्छवी कुमार चटकाने लगे उंगलियां। हाय, हम आम्रपाली से परास्त हुए तो अब चलो बुद्ध को जीते। कोटी ग्राम पहुंचे
कि बुद्ध की प्रदक्षिणा, कोटि ग्राम पहुंचे कि बुद्ध की प्रदक्षिणा उन्हें घर न्योता, पर बुद्ध ने मान मेरा ही रखा और कहा, रह जाएगी करुणा, रह जाएगी मैत्री, बाकी सब ढह जाएगा। तो बहा काल बद में मेरा वैभव, राख की इच्छामती, राख की गंगा, राख की कृष्णा कावेरी। कितना सुंदर लिखती हैं, राख की कृष्णा कावेरी, गर्म राख की ढेरी यह काया, इसमें रहती थी मेरी गुड़िया शानो शौकत से, अब इसमें रहते हैं छिपकलियां, घोंघे और भुइये। कोई बुलाता है जन्मों के पार से, कैसी हो गुड़िया, क्या जाने कितनी सदियों से गोल गोल उड़ रही है मेरे गुंबद के भीतर नन्ही सी बेचैन चिड़िया। कितनी सुंदर कविता है। और भी सुंदर इसलिए लगती है क्योंकि आम्रपाली के बहाने, यानी इतिहास के बहाने, अनामिका आज की स्त्री की ही बात कह रही है। आज भी हम बहुत सारी ऐसी स्त्रियों को देखते हैं कि जब वो अपना एक रास्ता तय करना चाहती हैं, अपनी राह तलाशना चाहती हैं, तो बहुत सारे आज के मॉडर्न लिच्छवी कुमार उन्हें लूटना चाहते हैं। उनके धन, वैभव, ऐश्वर्य या जो कुछ भी उन्हें मिल जाए उसे लूटना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक पारंपरिक ढंग का सत्तात्मक सुख के मतलब वही डिजर्व करते हैं उस सुख को, उन्हें ही ये सुख मिलना चाहिए। बाकी अगर कोई स्त्री चल दी है अपने रास्ते बौद्ध भिक्षुणी बनने, तो वो भी उन्हें गवारा नहीं। वो चाहते हैं कि अरे तुम सुंदर स्त्री अगर सुंदर हो तो तुम उसके बियॉन्ड क्या कर सकती हो, तुम अपनी सुंदरता को ही जियो ना, उसी को कैश इन करो। यही आज का भी समय है कि तुम उसे ही कैश इन करो। तुम आगे कहाँ जा रही हो, छोड़ दो, तुम उसे बिल्कुल छोड़ दो और तुम अपना जीवन जियो जो तुम जी रही हो, तुम उसी के लायक हो। और तुम्हें हक नहीं है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम सोचो कि हम जो है अपनी राह चुन रहे हैं। हो सकता है ये आध्यात्मिक राह है, हो सकता है आप आज भी घालमेल वाले आध्यात्मिक भिक्षुणियों को पसंद करें, लेकिन जो वाकई में एक स्पिरिचुअल यात्रा पे निकल चुकी है, उसका मन निर्मल हो चुका है और वो चाहती है कि हम अपनी राह खुद बनाएं। और इसी में मुझे सारी वो आध्यात्मिक स्त्रियां याद आती हैं जिन्होंने इस तरह के लांछन, चाहे वो मीरा हो, चाहे ललद्य हो, सारी ऐसी आध्यात्मिक रास्ते पे जो चल पड़ी, प्रेम के रास्ते पे चल पड़ी, उनको किस तरह से हमारे पितृसत्तात्मक समाज ने जलील किया एक तरह से, और उन पे ताने लांछन लगाए और तरह तरह की तोहमतें लगाई और कहा वो दुष्चरित्र है। तो अनामिका का टोन इस कविता में भी सचरित्र महिला और दुष्चरित्र महिला के डेफिनेशन को ही आगे ले जाता है। और इसी प्रयास में वो लगातार अन्वेषण करती रहती हैं कि कौन है वो सच्चरित्र और कैसे कायम होगी ये दुनिया, ये कैसे कायम होगा सब कुछ। और वरना तो हम एक मियाद तय करते हैं स्त्रियों की कि तुम रोल सेट करते हैं। क्लास 1 से बच्चा जो पढ़ रहा है कि हाँ माँ खाना बनाती, हो सकता है अब टेक्स्ट बुक्स में किसी तरह के बदलाव आए, उस तरह के बदलाव लेकिन मानसिक रूप से नहीं आते, क्योंकि अगर पुरुष और स्त्री दोनों बाहर जाकर काम भी करते हैं तो भी घर आकर स्त्रियां ही खाना बनाती हैं। अभी भी वो ये काम चल रहा है। और जिम्मेदारी की जहाँ तक बात आती है कि स्त्रियां हो सकता है कि बाहर जाकर सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ, उतना ही स्ट्रेसफुल जॉब कर रही हूँ जैसा पुरुष करते हैं, और ये बहुत ही बातें बहुत बार हो चुकी हैं, इसके बावजूद स्त्रियों पर ही दोहरी मार पड़ती है। तो ये कहाँ तक चलेगा, कहाँ तक जाएगा, इसका अन्वेषण भी
हमेशा वो करती रहती हैं। आईना साज के जो सेकंड हाफ में मॉडर्न समाज की बात जब वो लाती हैं, तब भी वो इस अन्वेषण को उसमें भी जारी रखती हैं। उनका स्वर ही अन्वेषणकारी स्वर है। इसी क्रम में एक और कविता जो मुझे बहुत पसंद आती है उनकी, वो है वृद्धाएं स्त्री धरती का नमक है। और जब आप बाहर सड़क पे निकलते हैं या कहीं अस्पताल जाते हैं या कहीं वृद्धाश्रम जाते हैं, तो आप देखते हैं कि स्त्रियों की उपयोगिता, और ये एक बहुत बड़ा ध्रुव सत्य है, स्त्रियों की उपयोगिता उनकी फर्टिलिटी से बहुत जोर दी गई है समाज द्वारा। और इसीलिए जो ये दोयम दर्जे का व्यवहार है, ये उन स्त्रियों के साथ और बढ़ता चला जाता है जब उनका फर्टिलिटी का पीरियड खत्म हो जाता है, और ये माना जाता है कि अब ये उपभोग और उपयोग की वस्तुएं नहीं रही ये स्त्रियां। तो ऐसे में उन स्त्रियों को वृद्ध कह के और मतलब समाज के हाशिए पर धकेल दिया जाता है। स्त्रियां तो वैसे ही समाज के हाशिए के ही पर रहती हैं ज़्यादा स्त्रियां, और उसके बाद अगर वो वृद्ध हो गई तो उनको तो बिल्कुल ही समाज हाशिए पे धकेल देता है। इसीलिए ये कविता बहुत मानीखेज और मेरी बड़ी प्रिय कविता है कि वृद्धाएं धरती का नमक है। अनामिका कहती हैं, कपड़ा है देह जीवार्णनी वस्त्रानी वाला। यह श्लोक गीता का सुना था कभी बहुत बचपन में, पापा के पेट पर पट्ट लेटे लेटे। संदर्भ ये है कि दादाजी गुजर गए थे, रो रहे थे पापा धीरे धीरे, और हल्की हिचकियों से हिल जाता था जो कभी पेट उनका मुझको हिचकोले का आनंद आता था। हालांकि डरी हुई थी मैं यूं सबके एकाएक रो पड़ने से। बहुत चकित थी कि जो कभी नहीं रोते थे, केवल रुलाते थे, वे सब भी आज रो रहे हैं, बुक्का फाड़े। डरी हुई, सहमी हुई थी, तभी तो यूं चिपकी थी पापा से, पसीने से तर उनके बनियान की तरह, जो शायद फटी हुई भी थी। समझा रहा था कोई उनको, क्यों रो रहे हो, कि यह देह कपड़ा है, फटा हुआ कपड़ा बदल देती है आत्मा, तो इसमें रोना क्या, धोना क्या। मैं क्या समझी, क्या नहीं समझी, अब कुछ भी याद नहीं। अब बस इतना जानती हूँ, जीर्णानी वस्त्रानी के नाम पर कपड़े जब तार तार होने लगते हैं, जीर्णानी वस्त्रानी के नाम पर कपड़े जब तार तार होने लगते हैं, बढ़ जाती है उनकी उपयोगिता। फटे हुए बनियान बन जाते हैं झाड़न, और पुराने तौलिए पोछे का कपड़ा। फटी हुई साड़ियाँ दुपट्टा बन जाती हैं बच्चों की फलियाँ। धोती के कोरों का अच्छा बनता है जारबन, कहीं न कहीं सबसे मिल जाता है उनका तार छंद, जो फटकर तार तार हो जाते हैं। सार्वजनिक बन जाती है जिनकी निजता। वृद्धाएं धरती का नमक हैं, किसी ने कहा था, जो घर में हो कोई वृद्धा, खाना ज्यादा अच्छा पकता है। पर्दे, पेटीकोट और पाजामे भी दर्जी और रफूगरों के मोहताज नहीं रहते। सजा धजा रहता है सजा धजा रहता है घर का हर कमरा। बच्चे ज्यादा अच्छे पलते हैं, उनकी नन्ही मुन्नी उल्टियां संभालती जागती हैं वे रात भर। उनके ही संग साथ से भाषा में बच्चों की आ जाती है एक अजब कौन। मुहावरे, मिथकों, लोकोक्तियों, लोकगीतों, लोक कथाओं और कथा सम्यकों की उनके ही दम से अतल कूद खुद जाते हैं बच्चों के मन में। आदिम स्मृतियों की घुल जाती है बच्चों के सपनों में। हिमालय विमालय की अतल कंदराओं की दिव्य वर्णी, दिव्य गंधी, जड़ी बूटियां और फूल चूल। रहती हैं वृद्धाएं, घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हो क्षमा प्रार्थी, लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती।
अत्यंत मार्मिक कविता है, लेकिन ये वही बात दोहराती है कि जब तक वृद्धाएं उपयोगी होती हैं तभी तक उनकी भी कदर हमारा समाज करता है। ज्यादा वृद्धाएं कभी सोचती नहीं कि हम अपने मन की करें या अपने अपने मन से जो हमें अच्छा लगता है वो करें। उनकी उपयोगिता वृद्ध होने के बाद वही नाती पोते पालने, उनको पढ़ाने लिखाने, मिथकों को दोहराने इत्यादि इत्यादि जो कविता कहती है उन चीज़ों तक सिमट जाती है। और इसके बाद इतना कुछ फिर भी लोग कहते हैं बड़ा अच्छा है, एक बुजुर्ग घर में है, बुजुर्ग स्त्री का होने से घर कितना अच्छा ऑर्गेनाइज रहता है। मैंने खुद अपने कानों से ये बातें सुनी हैं बहुत सारे लोगों के घरों से कि घर कितना ऑर्गेनाइज रहता है और पोते पोती को भी बहुत अच्छा लगता है इत्यादि इत्यादि। लेकिन अंत में जो अनामिका कहती हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी जैसे ही कोई बाहरी व्यक्ति आता है तो एक वृद्धा स्त्री आते ही बैठक से उठ जाती है कि बस मैं इतने तक ही थी, मेरी दायराबंदी इतनी ही है, इसके बियॉन्ड, इसके आगे मैं शायद जा नहीं सकती। जो लोग आ रहे हैं वो शायद इस घर के दूसरे लोगों के खातिर आ रहे हैं और वो उन्हीं के साथ उनका मन लगेगा। ज़्यादातर इस तरह की बातें भी वृद्धाओं के साथ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद अनामिका कविता का नाम रखती हैं कि वृद्धाएं धरती का नमक होती हैं, नमक जिसके बिना कोई भी खाना पूरा नहीं होता, कोई भी खाने का कोरम पूरा नहीं होता। बिना नमक के हम शायद खाना खा ही नहीं सकते और जी ही नहीं सकते हैं। नमक भी बहुत ज़रूरी है, उसे रेखांकित करना, उसकी इज्जत करना, उसकी अहमियत को समझना। अनामिका सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं करती हैं और उनकी यही खूबी है जिस सामाजिकता की बात मैं कह रही हूँ और मुझे लगता है कि वो भविष्य की बात भी कह रही हैं। उसमें उस सामाजिक क्रम में उनकी चिंताओं में हाशिए की स्त्रियां तो हैं, हाशिए के बच्चे भी शामिल हैं। एक और कविता जो मैंने बहुत पहले उनकी पढ़ी थी, लेकिन मेरा मन है कि मैं उसे आज दोबारा पढूं और अपनी बात को कहकर फिर खत्म करूं। वो कविता है कूड़ा बीनते बच्चे। वो इतनी सुंदर कविता मुझे लगती है कि मुझे लगता है कि इनकी जो पैनी दृष्टि है, कवि दृष्टि से ज्यादा ये जो ह्यूमन दृष्टि है, मनुष्यता की, मानवतावादी दृष्टि है जिससे वो लबालब भरी रहती हैं, वही दृष्टि ऐसी सुंदर कविता लिखवा सकती है। उन्हें हमेशा जल्दी रहती है, उनके पेट में चूहे कूदते हैं और खून में दौड़ती है गिलहरी, दूर 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 होता ही रहता है शायद। बड़े बड़े डग भरते चलते हैं वे, उनका ढीला ढाला कुर्ता तब जाता है फूल कर उनके पीछे, जैसे कि हो पाल कश्ती का। एक नैया की कल्पना वो करती हैं और ये फिर एक कितना खूबसूरत बिंब है कि एक नैया की करती हैं जो पानी में जा रही है, अपनी चाल चल रही है नैया, और पीछे से जो उसका पाल है, हवा जब बहती है तो फूल जाता है। उसी तरह से बच्चे भागते हैं जल्दी से और ऐसा उनका कुर्ता ढीला ढाला, जाए शायद किसी का मांगा हुआ, शायद किसी का दिया हुआ कुर्ता होता है जो उनके साइज का कतई नहीं होता है, और वो तन जाता है फूल कर उनके पीछे, जैसे कि वो पाल कश्ती का। बोरियों में टनन टनन गाती हुई रम की बोतलें उनकी झुकी पीठ की रीढ़ से कभी कभी कहती है, कैसी हो, कैसा है मंडी का हाल। बोतलें भी बात कर रही हैं। बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं वे पाताल तक और वहां लग्गी लगाकर
बैंगन तोड़ा करने वाले बौनों के वास्ते बना देते हैं माचिस के खाली डिब्बों के छोटे छोटे कई घर। खुद तो वे कहीं नहीं रहते, पर उन्हें खूब पता है घर का मतलब। वे देखते हैं कि अक्सर चींटे भी कूड़े के ढोंगों से पेड़ा खुरच कर ले जाते हैं अपने बिल में। ईश्वर अपना चश्मा पोंछता है। कौन है ये ईश्वर? हमेशा अदृश्य रहता है। अनामिका कहती है वो देख ही नहीं पा रहा है या देख रहा है और असहाय है वो ईश्वर। प्रश्न उठता है क्यों असहाय है वो ईश्वर? इस कविता को पढ़ने के बाद मेरे मन में यही प्रश्न उठा कि हम सब इतने ईश्वर को हमेशा बहुत सम्मान देते हैं और अपने हर पीड़ा के क्षण में उसे ही याद करते हैं। तो ये जो बच्चे जा रहे हैं कूड़ा बीनते हुए, ये छोटी छोटी बातों को लेकर खुश हो जा रहे हैं। भूखे बच्चे हैं और ये चीजों को देख रहे हैं। घर 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 की खास तौर से संरचना के बारे में इसमें वो सवाल उठाती हैं कि वो बच्चे जानते नहीं, वो तो कहीं भी सो जाते हैं, कहीं भी रह लेते हैं। कहने का तात्पर्य यही है इन पंक्तियों का, लेकिन इसके बावजूद वो घर का मतलब खुद जानते हैं, क्योंकि इन्हीं घरों से जो संपन्न हो चाहे ना हो, कचरा और कूड़ा सबके घर में होता है, हर जगह होता है, गांव में होता है, शहर में होता है, हर जगह होता है। और उसी कचरे कूड़े को इकट्ठा करते हुए वे घरों के बाहर से घर की पूरी संरचना को समझते हुए बेघर बच्चे होते हैं और समाज उनको हाशिए पे रखे हुआ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद कभी कोई वही एक ओवरसाइज्ड कुर्ता जो उसे घर से निकालना वो उन्हें दे देगा, या कोई बचा हुआ खाना दे सकता है। और ये सब देख के, हमारे सामाजिक संरचना को देख के, इस बेदिली, इस क्रुएलिटी को देख कर भी ईश्वर असहाय महसूस करता है और अपना चश्मा पोंछता है। अब दो तीन बातें करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी। मैंने कुछ अपनी प्रिय कविताएं पढ़ी। उन कविताओं को पढ़ने, प्रिय कविताएं तो हैं ही मेरी, लेकिन उन कविताओं के जरिए मैं इसी सीमित समय में दो बातें कहना चाहती हूँ। अनामिका की दृष्टि, जिसके बारे में मैंने पहले कहा, और अनामिका का वितान। दृष्टि जो मानवता संपन्न दृष्टि है, मानवीयता संपन्न दृष्टि है, और वितान जो समाज के हर पीड़ित, शोषित व्यक्ति को अपने अंतर मन में ले लेता है, बैठा लेता है और उसके बारे में उनकी कहानी कहने को अनामिका को विवश करता है। अनामिका इतिहास खंगालती हैं और खंगाल के वर्तमान की स्त्रियों के दुख के पैरेलल उनको रखती हैं। इस तरह वो इतिहास और वर्तमान दोनों तरह की स्त्रियों की बात कहती है, और वो उन स्त्रियों के विकास के लिए, उन स्त्रियों की आवाज के लिए, उन स्त्रियों को और उन्नत मंच देने के लिए प्रयासरत होती हैं। वो सभी की बात एक एक सिलसिलेवार ढंग से कहती हैं। तीसरी बात, उनकी जो भविष्यगामी दृष्टि है और वितान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा। भविष्यगामी दृष्टि इस सेंस में मुझे हर वक्त उनकी कविता में दिखलाई पड़ती है कि वो कहती आती रहती हैं अपनी कविता में, उसी स्ट्रक्चर में एक बात कहती आती हैं और फिर अंतिम समय में
वो एक ऐसी बात रख के चली जाती हैं जो एक प्रश्न खड़ा करता है भविष्य के लिए और हमारी स्थापित मान्यताओं के लिए। जैसे कूड़ा बीनते बच्चे में ईश्वर अंत में अपना चश्मा पूछता है। उस ईश्वर की करुणा, उस ईश्वर की स्थापना, उस ईश्वर के विश्वास को हम कहाँ तक ले जाएं और क्या करें उसका, इसके बारे में वो आगामी पीढ़ियों के लिए या हम सब के लिए और सब पढ़ने वालों के लिए एक प्रश्न रख देती है कि आप तय कीजिए। इसी तरह अपने उपन्यासों में जब वो स्त्री की बात करती हैं, अभी उनका उपन्यास तृणधरी ओट भी आया जो मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी एक जो भी हिस्सा इंडिया टुडे में शायद छपा था वो मैंने पढ़ा था, उसमें भी वो एक स्त्री की बात को आगे रखती है। सीता उन जब राम को पत्र लिखती है तो उसमें भी वो प्रश्न, वो मिथकों को इस तरह से ढालती हैं कि वो मानवीय बने और स्त्री प्रश्नों से अछूते नहीं रहे। ये भविष्यगामी दृष्टि है उनकी, और इस दृष्टि, ये उनकी बहुत संपन्न दृष्टि है जो भविष्य के लिए, आगामी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी छोड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके क्लूज वो नहीं छोड़ती हैं, वो छोड़ती हैं। जब वो एक समूचे विश्व को के पर्सपेक्टिव से अपनी बात कहती हैं, समूचे भारत को लेकर अपनी बात कहती हैं, तो वो उनमें हर एलिमेंट को, हर घटक को उतना ही महत्व देती हैं जितना एक मानवता बोध से भरे आवागर्द को देना चाहिए, एक लीडर को देना चाहिए। इस मायने में अभी एक प्रोग्राम में मैं गई थी और एक प्रवीण कुमार हमारे साथी लेखक हैं, उन्होंने कहा, उनका स्वागत किया, अनामिका जी को वहाँ पर एक भाषण देना था एक किताब पर, तो उन्होंने स्वागत किया प्रवीण कुमार ने कि अनामिका हिंदी साहित्य का माथा है, उन्नत माथा है। और ये बात मुझे प्रवीण की बहुत सुंदर लगी और उसे आज मैंने प्रवीण से ले लिया है। उधार नहीं प्रवीण, समझो तुम्हारी कही हुई बात ही मेरी बात भी है। और इस उन्नत, ये माथा उन्नत हमारे लिए है, बना रहे, आगामी पीढ़ियों के लिए भी उतना ही सुंदर, उतना ही उन्नत, उतना ही सीखने वाला, उतने ही मिठास से भरा व्यक्तित्व बना रहे अनामिका जी का। और वे हमेशा हमारे लिए एक राह, जैसे आवागर्द मैंने कहा, तो राह बनाती चले, हम लोग उस पे चलकर साझे भगनीवाद का एक बिगुल बजाएं, शंखनाद करें या धीमे धीमे बिना हल्ला किए उस पर चलते जाएं। इसी तरह से हमारी साझी यात्रा संपन्न हो। बस इतना ही, बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया वंदना जी, इस बेहद महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। और मित्रों, जब वंदना जी कह रही थी कि बतौर एक कथाकार वे आज आई हैं, और हम सभी जानते हैं कि बतौर कहानियां और कहानी लेखक और उपन्यासकार उनकी कैसी विशिष्ट जगह है, तो जब वे कविताओं की बात कर रही थी तो मुझे मंजूर एहतेशाम याद आ रहे थे। वंदना जी उनसे काफी जुड़ी रही हैं भोपाल में। जब मेरी एक दो मुलाकातें उनसे हुई तो मैंने उनसे पूछा था कि आपकी प्रिय विधा क्या है, तो एक सिद्धहस्त कथाकार मंजूर एहतेशाम ने अपनी प्रिय विधा कविता ही बतलाई। तो आज मुझे वह संवाद, आपसे इस संवाद के दौरान मंजूर साहब की वह बातचीत भी याद आई। और मित्रों, जिस तरह से वंदना राग जी ने वृद्धाएं धरती का नमक हैं कविता हो, या कूड़ा बिनते बच्चे, और भी कुछ दूसरी कविताएं पढ़ी, तो किस तरह से उनकी कविताओं में करुणा है, या ईश्वर जो है अपनी ऐनक पूछ रहा है क्योंकि वह भी लाचार है, या वृद्धाएं धरती का नमक है में पूरी कविता जो है कैसे अंत में जाके बिल्कुल बदल जाती है।
जो संयुक्त परिवार है उसकी जरूरत, वो ऐसे ही आज हम संयुक्त परिवार को लगभग भूलते जा रहे हैं। हम उसकी जगह एकल परिवार की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में संयुक्त परिवार की पूरी महत्ता उसमें आती है और बड़ों से अधिक बच्चों के लिए वे वृद्धाएं या वे वृद्ध कितने आवश्यक हैं, यह बात आती है। और अंत में जो कविता की पंक्ति है कि रहती हैं वृद्धाएं, घर में रहती हैं, लेकिन ऐसे जैसे अपने होने की खातिर हों क्षमा प्रार्थी, लोगों के आते ही बैठक से उठ जाती। अब ये जो पूरा दर्द है, यह पूरी कविता का टोन बिल्कुल बदल देता है। और बन्ना जी ने संभवतः इन्हीं कारणों से ऐसी कविताओं का चुनाव किया, क्योंकि वे स्वयं इतिहास से जुड़ी रही हैं, उसकी विद्यार्थी रही हैं और अपनी कहानियों में, उपन्यास में, विषाद पर जुगनू में खास तौर से बड़े शोध के साथ और काफी पहले जाकर दो देशों की कहानियों को अपना केंद्र में भी रखा है इस उपन्यास में। तो जिस तरह से मित्रों आज अनामिका जी की भविष्यगामी दृष्टि की बात हुई, तो वह शायद तब तक समुचित न हो, तब तक न्याय संगत न हो, जब तक कि हम अतीत की पीड़ा, उसकी करतूत और जो अन्याय है, जो इस सब गैर बराबरी है, उसकी चर्चा न हो। तो आज के इस वक्तव्य में बड़े ही प्रभावी ढंग से बन्ना जी ने उन सबको रखा, उस गैर बराबरी को भी रखा, उस हाशिए को भी रखा जिसके शिकार गरीब भी हुए, स्त्रियां भी हुई, और इन सब के बावजूद जो कहीं ना कहीं आज बदलता हुआ जो हमारा समाज है, उसमें चीजें कुछ ठीक हुई हैं, मगर अभी तो बहुत कुछ ठीक होने की जरूरत है। हम एक साथ कई समय में जी रहे होते हैं, कई जगहों पर स्थितियां सुधरी हैं, मगर कई जगहों पर तो अभी यथावत बनी हुई है बन्ना जी, है ना। तो इन सब पर विचार आज हुआ कुछ कोणों से। और जब आप उस कविता को पढ़ रही थी, अनामिका जी की उस कविता को, वृद्धाएं धरती का नमक हैं, और जब वे बैठक से उठ जाती हैं तो भीष्म साहनी की वह कहानी भी याद आ जाती है, चीफ की दावत। वह कहानी भी सहसा याद हो आती है। तो किसी कविता की मुझे लगता है ताकत है कि वह और किन किन रचनाओं को अपने भीतर उतारे हुए है, उसका पाठ करते हुए हमें और कौन कौन सी कृतियां याद आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बन्ना जी, आप जुड़ी। और हमारे साथ मित्रों कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनके नाम ले लें। राजकुमार राकेश जी, प्रतीक्षा जी, स्वयं अनामिका जी, सरिता कुमार जी, बालकीर्ति, सरोज कौशिक जी, चेतन जी, कविता, पूनम सिंह, प्रतिभा, सपना भट्ट, कुमार विजय गुप्त, अंशुमति और भी कुछ एक लोग। तो आप सभी लोगों का हार्दिक आभार। और अंततः यह कार्यक्रम सही से संपन्न हुआ, तो बन्ना जी पुनः शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मित्रों, अनामिका जी पर यह एक आग जारी है, कल एक नई कड़ी में मिलते हैं। शुभ रात्रि।